मेरी माँ हर दिन मुझसे एक मोमबत्ती का पैकेट मंगवाती थी और कहती थी रात में कभी लाइट बंद हो जाएगी तो काम आएगी। इसलिए मैं हर दिन दुकानदार से एक पैकेट मोमबत्ती लेकर आती थी। मेरी माँ ने इसे कभी नहीं जलाया, लेकिन एक रात को 2 बजे बाहर से कुछ आवाज आई तो मैं कमरे से बाहर आई। माँ के कमरे में मोमबत्तियाँ जल रही थी और उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी और उन्होंने दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। मुझे मम्मी पर कुछ शक हुआ कि मम्मी इतनी रात को मोमबत्तियों के साथ क्या करती है। इसलिए एक रात मैं कमरे में छुप गई और जो मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मोमबत्तियों में तो मेरा नाम अमृता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और दादी को हमेशा पोते की चाह थी। एक दिन मेरे पापा मेरी मम्मी से झगड़ा करके बाहर जाने लगे। तभी मम्मी भी गला फाड़कर उन पर चिल्लाने लगी। मैं लिविंग रूम में बैठकर कॉलेज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लड़ाई झगड़ों से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। पापा हमेशा की तरह मुझे मनहूस बोलकर गए थे। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोच रही थी कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि माँ बाप अपने इकलौते बच्चे पर जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। मेरे पापा जब भी मुझे मनहूस करते थे तो मेरी मम्मी नाराज हो जाती थी और कहती थी दुआ करो अमृता मर जाए, तुम्हारे जीवन से अमृता का मनहूस साया हट जाए। घर में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से सबसे ज्यादा दुख मुझे होता था, क्योंकि सब मुझे मनहूस करते थे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना था और ऊपर से दादी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते, वह अपने झगड़े का रुख बदल कर मम्मी की तरफ कर देती। फिर हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता। आस पड़ोस के लोग छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई का ऐसा मजा लेते जैसे किसी थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो। मैं इन सब लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दादी मम्मी को कोसने लगती और कहती, नेहा मैं तो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। बहुत मजे कर लिए तुमने मेरे बेटे की कमाई पर। फिर मम्मी और दादी में तू मैं शुरू हो जाती, जो खत्म होने का नाम ही ना लेती। मुझे दादी की इस वाली बात पर बहुत गुस्सा आता। मैंने कभी अपनी माँ को अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। खैर थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे पास आई। उन्होंने अपने पल्लू की गांठ खोली और कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए और कहा कि जा बेटा, दुकान से एक मोमबत्ती का पैकेट ले आओ। मैंने माँ से पैसे लिए और बाहर चली गई। मैं यही सोच रही थी कि माँ मुझसे रोज मोमबत्तियाँ क्यों मंगवाती है, जब उन्हें जलानी ही नहीं है। पता नहीं इन मोमबत्तियों का क्या करती थी। मुझे तो लगता था कि घर में तनावपूर्ण माहौल की वजह से वो मुझे बाहर भेजा करती है, ताकि मैं ताजी हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थी, सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह पापा को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए कि मेरी मम्मी दोबारा से माँ नहीं बन पाई। इसलिए मेरे पापा मुझे मनहूस करते थे। मेरे पापा एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपने अय्याशी का बड़ा इंतजाम करके रखा था। वो घर में माँ के साथ ठीक रहते, लेकिन जिस दिन दादी उन्हें बेटे की याद दिलाती तो वो बड़ा परेशान हो जाते थे। दादी उन्हें कहती थी, तेरे बाद हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। तू कब तक इस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तो तेरी दूसरी शादी करके ही रहूंगी। पापा जब भी दादी के पास से उठकर कमरे में जाते तो माँ को डांटने लगते। पहले तो माँ चुप रहती थी, मगर अब वो भी बोलने लगी थी। इस तरह झगड़ा बढ़ते जाता था। इस लड़ाई के कारण मैं घोर मानसिक चिंता से ग्रसित हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि माँ आंगन में फूट फूट कर रो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया। मैं भागकर मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी मुझे बताओ क्या हुआ है। वह रोते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बोली, मम्मी बताए तो सही क्या हुआ है, पिताजी ठीक तो है ना? मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी ने अपनी बुआ की लड़की को बुलाया है। अब तुम्हारे पापा उससे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर की ठोकरें खाएंगी। बात तो वास्तव में परेशानी की थी। जब मैंने अपनी मम्मी को समझाया तो वह थोड़ी संभल गई। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, एक मोमबत्ती का पैकेट ला दे। मुझे मम्मी की हालत देखकर हंसी आ गई। एक समय तो उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था।
और अब जब वे समझने की स्थिति में हुई तो उन्हें फिर से मोमबत्तियों की पड़ी थी। मैंने कहा, माँ ये वाली मोमबत्तियाँ क्या अपनी सौतन के लिए जलाने वाली हो क्या? मम्मी मेरी बातें सुनकर नाराज हो गई। मैं हंसती हुई उनसे पैसे लेकर दुकान से मोमबत्तियाँ खरीदने चली गई। मुझे मालूम था कि हर रोज की तरह आज भी मोमबत्तियाँ कुछ काम नहीं आएगी। कभी कभी मुझे लगता था कि माँ रोज एक पैकेट मोमबत्ती को जमा तो नहीं करती। फिर मैं खुद ही अपने विचार पर हंस देती थी। मैं मोमबत्तियाँ लेकर घर आई तो दादी की बुआ की लड़की आ चुकी थी। वह एक 27 से 28 साल की लड़की होगी, माँ से 7-8 साल छोटी। उन्होंने नए फैशन के कपड़े पहने हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें देखकर मैं उनको ऊपर से नीचे तक देखे बिना ना रह सकी। फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बिल्कुल थकी हारी लग रही थी। पीला चेहरा, 4 साल पुराना पोशाक, वो रिया आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ चुकी थी। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने पापा की ओर देखा तो वह भी चहक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी मम्मी की हालत समझ सकती थी। जब हम साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो दादी हर चीज़ रिया आंटी की सबसे पहले परोस रही थी। पापा भी रिया आंटी के आगे हर चीज़ बढ़ा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मालूम था आज मेरी मम्मी रात भर रोती रहने वाली है, इसलिए मैंने सोचा मैं रात को मम्मी के पास ही सो जाती हूँ। लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। रात में 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा एक बार मम्मी को देख लूँ, कहीं रो तो नहीं रही। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा पापा बरामदे में सो रहे थे और माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई कैंडल जल रहा हो। मैंने चुपके से खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने खिड़की पर पर्दा लगा रखा था। हल्का हल्का कुछ नजर आ रहा था, पर क्या था? मेरा शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं उस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह हुई तो मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अमृता आज तू कॉलेज मत जाना, हम बाजार जाएंगे, कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंसी और बोली, मम्मी आप रिया आंटी के डर से खरीदारी करने जा रही हो। अगर मेरे कहने पर चलते तो आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। मम्मी उदास हो गई थी। मम्मी ने पहली बार पापा से अपने लिए पैसों की मांग की थी और पापा ने भी अच्छे खासे पैसे मम्मी को दिए थे। पता नहीं पापा की मेहरबानी के पीछे मम्मी की कदर छिपी थी या रिया आंटी के आने की वजह से इतने खुश थे कि उन्हें पैसे की कोई परवाह ही नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चली गई। मैंने अपनी मम्मी को ड्रेस के 5 अच्छे जोड़े दिलवाए थे। एक नया चप्पल भी खरीदा था। वापस आते समय मम्मी ने टेलर को कपड़े दे दिए थे। जब हम घर वापस लौटे तो दादी अपने कमरे में भगवान के नाम की जपमाला जप रही थी, जबकि पापा रिया आंटी के साथ गहरी बातचीत में मग्न थे। यह देखकर मम्मी की सारी खुशियां चकनाचूर हो गई। मम्मी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। पापा भी मम्मी के पीछे पीछे चले गए। मैं रिया आंटी के बगल में बैठकर फैशन और मेकअप की बातचीत करने लगी। मेरी मम्मी अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं रिया आंटी को बातों में बिजी रखूं, ताकि वह मेरे पापा के पास ना बैठ सके। घर में अजीब सा तनाव था। दादी रिया आंटी को पापा के करीब लाने के बहाने ढूंढती थी, जबकि आंटी तो खुद पापा के पीछे पीछे रहती थी। इधर मेरी मम्मी अलग अलग काम करती थी। पापा मनमौजी से थे। मैंने देखा था कि रिया आंटी की इतनी खूबसूरती के बावजूद भी पापा उनसे कम ही बातचीत करते थे। मम्मी अब रोजाना नए कपड़े पहनती, कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे कि दादी ने मुझसे कहा कि अमृता सामने की दुकान से एक मोमबत्ती का पैकेट ले आना, आज रात को लाइट बंद होगी तो काम आएगी। मैंने दादी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली कि दादी आपने भी माँ वाला कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा है क्या? सभी ने मेरी तरफ चौंक कर देखा और पापा ने कहा, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी। माँ की तरफ मतलब माँ मुझे रोज दुकान पर। मैंने बात करते करते अपनी माँ की तरफ देखा तो वो नाव में सर हिला रही थी। उनकी आंखें भी डरी हुई लग रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ की बातों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। मम्मी जब भी मुझे दुकान पर भेजकर सामान मंगवाती है तो मुझे भी पैसे देती है, हुआ ना कारोबार? पापा हंस पड़े। फिर उस दिन दादी ने मुझसे मोमबत्तियाँ मंगवाई थी तो सचमुच रात में लाइट गई हुई थी।
तो दादी ने सब तरफ मोमबत्तियां जलाई थी। रात के अंधेरे की वजह से मैं मम्मी के कमरे में ही छिप गई, क्योंकि मुझे मम्मी का मोमबत्तियों वाला राज जानना था। मुझे समझ आ चुका था कि जरूर मोमबत्तियों के साथ रात में मम्मी कुछ ना कुछ तो जरूर करती है। रात को 2 बजे के करीब मम्मी उठी और मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद उन्होंने मोमबत्तियों के साथ, मैं बहुत डर गई। मुझे जल्दी से कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन मम्मी ने दरवाजे की कुंडी लगा रखी थी। जैसे तैसे मैंने 1 घंटा निकाला और मम्मी सो गई। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। इस घटना को बीते अब कई दिन चैन से बीत गए थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सारी बात अपने सीने में दफन कर ली। सोचा सही वक्त देकर मम्मी से पूछूंगी, और डर भी लग रहा था। कुछ दिनों के बाद दादी का दिमाग फिर से घूमने लगा। वह उठते बैठते पापा को याद दिलाती रहती थी कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। दादी मम्मी को कभी कभी डांट देती थी। अब वह स्पष्ट शब्दों में पापा से कहती थी कि अगर तुम हाँ कहो तो मैं रिया से तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। पापा ने कहा, माँ मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरा करके लेटा हुआ देखा। वह बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने माँ को गले लगाकर चुप कराया, उन्हें तसल्ली दी, लेकिन मुझे सारी बात पता थी कि क्या हुआ होगा। माँ बोली, तुम दुकान से एक मोमबत्ती का पैकेट लेकर आओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से मोमबत्ती लेकर आई। मम्मी कभी भी खुद मोमबत्ती लेने नहीं गई थी, वह मुझसे ही मंगवाती थी, वह भी आदेश देकर। और मोमबत्ती वाली बात सबसे छुपा कर रखी थी। मुझे से कहती, कॉलेज वाला बैग लेकर जाओ, उसमें मोमबत्तियाँ छुपा कर ले आना। कोई पूछे तो कहना कि दुकान से कॉपी या किताब लेने गई थी। मैं वापस आई और मम्मी से पूछा कि वह क्यों रो रही थी। उसने कहा, तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारे पापा के कमरे को छोड़कर तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा है। वहाँ वो रिया को दुल्हन बनाकर लेकर आएगी। मैंने पूछा कि अब आप क्या करोगी। वह बोली, मैं तुम्हारे पापा की राय पूछूंगी। अगर वह कहेंगे कि मैं माँ की बात मान रहा हूँ तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी माँ इरादे की बहुत पक्की थी। एक बार जो ठान लेती वह करके ही रहती। मैं पूरे दिन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश पापा माँ का साथ दे। इस बात की संभावना बहुत कम थी, लेकिन प्रार्थना करने में क्या हर्ज था। खैर पापा शाम को घर लौटे। वह बरामदे में रिया आंटी से लगभग 2 घंटे बातें करते रहे। पापा के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया, काश पापा इसी तरह माँ से भी प्यारी प्यारी बातें करते। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं पापा आज माँ की किस्मत का क्या फैसला करेंगे। थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह मेरे गले लगकर कूद कूद कर रोने लगी। मैं सब समझ गई थी। मैं बोली, माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपनी मम्मी को अपना फैसला सुना दिया था। तभी मम्मी मुझसे अलग होकर बोली, अरे पगली आंसू, तेरे पापा ने मेरा मान रख लिया है। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में विश्वास जताया है। जब मैंने उन्हें तेरी दादी की बात बताई तो वह बोले, माँ का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं खुशी से उछल पड़ी। मेरे दिल को सुकून मिल गया था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद पापा रिया आंटी को खरीदारी के लिए बाजार लेकर जाते थे, शहर में घुमाते थे। दूसरी ओर मम्मी टेंशन के मारे सूख सूख कर काटा होती जा रही थी। मम्मी की जिंदगी अब या तो पापा की जासूसी करने में बीत रही थी या मुझसे मोमबत्तियां मंगवाने में। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। अब रिया आंटी ने दादी से साफ शब्दों में कह दिया था कि विजय ने अगले रविवार तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं हाँ के इंतजार में बैठी रहूंगी। रिया आंटी की बात सुनकर दादी बहुत चिंतित हो गई थी, और इसलिए वह मम्मी की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन रविवार था, मैं घर पर ही थी। दादी मम्मी के साथ सुबह से ही लड़ रही थी। मम्मी अपना काम करके कमरे में जाकर लेट गई। पहले तो दादी सिर्फ मुंह से ही धमकी दे रही थी कि विजय का कमरा खाली कर दो, लेकिन अब कहने लगी कि मैं तुम्हें केवल उसके कमरे से ही नहीं बल्कि उसके जीवन से ही निकाल दूंगी। जब मम्मी ने कुछ नहीं कहा तो दादी कमरे में आ गई और मम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी। अब मेरे संयम का बांध टूट चुका था। मैं मम्मी के कमरे में गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी।
और बोली, आप उनके दायरे में क्यों नहीं रहती? माँ ने मुझे कहा, मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम मुझे एक मोमबत्ती का पैकेट लाकर दे दो। मुझे वो रात वाली बात याद आ गई, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं उठी और बाहर निकली। आज दुकानदार ने मोमबत्ती का पैकेट झोले में भर कर दिया था। मोमबत्ती का झोला लेकर बैग में डालने लगी तो लगा मेरा बैग फटने वाला है, लेकिन मुझे घर की चिंता सता रही थी। मैंने ऐसे ही मोमबत्ती का झोला बैग में डाल दिया था। लगभग आधे रास्ते में मुझे मोमबत्ती का झोला उछलते हुए महसूस हुआ। मुझे डर लगने लगा। जब मैंने झोला खोला तो देखा उसमें एक परिंदा मरा हुआ पड़ा था। मेरी तो रूह कांप उठी थी। मैंने उस परिंदे को सड़क पर फेंक दिया और घर जाने के बजाय पापा के वर्कशॉप पर चली गई। पापा का वर्कशॉप हमारे घर के पास ही था। मुझे देखकर वह चिंतित हो गए। मैंने उनको अपने साथ घर चलने को कहा। वे बिना कुछ कहे मेरे साथ चल दिए। उधर पापा ने अभी घर का दरवाजा खोला ही था कि माँ कट्टी डाली की तरह गिरने ही वाली थी। पापा ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। पापा हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गए। दादी शेरनी बनी हुई खड़ी थी। वो चिल्लाने लगी, विजय तुम अभी के अभी नेहा को तलाक दो, इसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। पापा ने दादी से कहा, माँ मुझे लगता है शुरुआत आप ही ने की होगी। पापा की बात सुनकर तो दादी का पारा ही चढ़ गया। दादी ने कहा कि मैंने इसे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। यह कमरा मुझे रिया के लिए सेट करना है, कल तुम दोनों की शादी है। पापा हंस पड़े और बोले, माँ बस कर दो। फिर पापा रिया आंटी से बोले, देखो रिया, आप इस घर में मेहमान हैं। आपके साथ में अच्छा वक्त गुजारा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब मेरी यह मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे यह कहूँ कि अब आप हमारे घर से वापस अपने घर जा सकते हैं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो। दादी चिल्लाने लगी, विजय तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? रिया तुम्हें वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? पापा ने कहा, माँ अगर भगवान को वारिस देना होगा तो वह नेहा से ही दे देगा। माँ आज मैं आपको एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है सब आप ही का है। आप यहाँ रानी बनकर रहे। मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी सेवा करेगी, लेकिन आज के बाद यदि आपने हमसे झगड़ा करने की कोशिश की तो हम तीनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन ही रिया आंटी अपने घर चली गई। दादी ने विरोध में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, जबकि मैं पापा से शिकायत किए बिना ना रह सकी। मैंने कहा, पापा आपने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ दी है। काश आपने हमें शुरू से ही प्यार और सम्मान दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पापा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी मेरे लिए बहुत अहम है। माँ बहुत सख्त स्वभाव की मालिक है। माँ का गुस्सा शांत करने के लिए मैं तुम दोनों को डांट देता था, इसलिए माँ का गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता था। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, पापा आपके गुस्से के कारण आज मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से से तब ऐसे भी बचा सकते थे जैसे आज बचाया है। कम से कम मैं और मेरी माँ शांति भरा जीवन तो गुजार लेती। पापा बहुत शर्मिंदा हो गए थे। पापा ने अपनी गलती स्वीकार की कि उन्होंने हमें बचाने के लिए गलत रास्ता चुना था। घर की स्थिति में अब काफी सुधार आ चुका था। पापा हमें घुमाने ले जाते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने माँ से पूछा, माँ आप कमरे में मोमबत्तियाँ जलाकर क्या करती थी? मैंने आपके कमरे में छुपकर सब देख लिया, लेकिन समझ नहीं आया कि आप सारी मोमबत्तियाँ एक साथ एक गोले के अंदर जलाकर और ऊपर से आप खुले बालों में माथे पर काला तिलक लगाकर क्या कर रही थी। और उस दिन मोमबत्तियों की जगह परिंदा मरा हुआ झोले में मिला, जिसे मैं देखकर बहुत डर गई थी। इतना तो मैं समझ गई थी कि दुकानदार से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि वह मोमबत्ती की जगह परिंदा दे दे। इसमें जरूर कोई राज छुपा हुआ है। आप मुझे बताएं, वह परिंदा वहाँ क्या कर रहा था? माँ बहुत डर गई थी, लेकिन उनके पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बोली, जिस दुकानदार से तुम मोमबत्ती लेकर आती थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वे ताबीज गंढे का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि वह मेरे लिए एक ताबीज ले लिया करे, इसलिए वो मोमबत्तियों के साथ ताबीज भी दे दिया करता था। उसने बताया कि बाबा 40 दिन तक मोमबत्ती पर मंत्र का प्रयोग करके देंगे, कुछ राख देंगे जो माथे पर लगानी है, और रात को 2 बजे एक गोले के अंदर जलाकर माथे पर राख लगाकर जब तक बैठना है तब तक मोमबत्तियाँ पूरी जलकर पिघल ना जाए।
मैं माँ की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। माँ ने आगे बताया कि आखिर दिन वो मंत्र का प्रयोग किया हुआ मुर्दा परिंदा देंगे जो सांस को खिलाना होगा। इससे मेरे सांस की जुबान बंद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, तुमने वह परिंदा तो रास्ते में ही फेंक दिया था, नहीं तो मेरे 40 दिन पूरे हो जाते और मेरे हालात और भी बेहतर हो जाते। इसलिए मैं तुम्हें दुकान पर मोमबत्तियां लेने भेज देती थी। देखो ना, उस ताबीज की कृपा से सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तुम्हारे पापा का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अपनी मम्मी की मासूम सी बातें सुनकर हंस पड़ी। फिर मेरा तो मानना है कि यह काला जादू वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन अब हमारे घर में सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए मैं खुश थी। इस घटना के 6 महीने के बाद डॉक्टरी परामर्श के अनुसार मेरी माँ एक बार फिर गर्भवती हुई और हमारे घर में एक बेटे का जन्म हुआ। दादी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे अपना भाई मिल गया था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।